हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1991 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी कैप फियर को। अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आप रिवेंज कैसे लोगे? उसे जान से मार के या उसे बर्बाद करके? लेकिन इस मूवी ने अपनी कहानी, एक्टिंग और इंटेंसिटी से हॉलीवुड में रिवेंज बेस्ड मूवी का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया था। इस मूवी में विलन का रोल हॉलीवुड के लेजेंड एक्टर रॉबर्ट डिनोरो ने निभाया है। इस मूवी का विलन सिर्फ अपना बदला नहीं लेता बल्कि अपने दुश्मन का एक एक पल जीना मुश्किल कर देता है। वो और उसका परिवार अपने ही घर में डर के साए में जीते हैं। और मूवी की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस मूवी का हीरो एक जाना माना लॉयर होता है, फिर भी वो विलन का कुछ नहीं कर पाता, जो आपको इस मूवी में पता चलेगा। मूवी फाइनेंशियली तो कामयाब थी ही और इसे क्रिटिक्स की तरफ से भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। इसे IMDb पर मिले है 7.3 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 74% फ्रेश विद 77% ऑडियंस स्कोर और इसे 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। लेकिन मेरे हिसाब से इस मूवी की रेटिंग कम से कम 8 या 8.5 होनी चाहिए थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं वीडियो के खत्म होने पर मेरी कुछ इस मूवी की थ्योरी के साथ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो और आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक जेल के कैदी को देखते हैं। साथ ही उसके सेल में बहुत सारी लॉ की किताबें भी थी। इसका नाम है केडी। तभी वह एक जेल का गार्ड आता है और केडी को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि आज उसकी सजा खत्म हो गई थी और केडी 15 साल बाद जेल से बाहर निकलता है। वही दूसरी तरफ हम एक वकील सैम को देखते हैं। उसका काफी अच्छा जॉब था। फिर हमें सैम का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी एक 15 साल की बेटी डैनी थी और उसे स्पेनिश लैंग्वेज सिखाने एक टीचर भी आती थी। और साथ ही हम सैम की बीवी ली को भी देखते हैं। ली एक लोगो डिजाइनर थी जो घर से ही काम करती थी। ली के पास एक कुत्ता था जो उसे बहुत ही प्यारा था। शाम को तीनों भी मूवी देखने जाते हैं जहाँ ठीक उनके सामने केडी बैठा था। केडी सिगार जलाकर पूरा धुआं सैम और उसकी फैमिली की तरफ फूंकता है। सैम उसे ऐसा करने मना भी करता है लेकिन केडी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। थककर वो ही दूसरी सीट पर चले जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद पूरा परिवार आइसक्रीम पार्लर जाता है। सैम बिल देने काउंटर पर आता है लेकिन रिसेप्शनिस्ट सैम को बताती है उसका बिल किसी ने भर दिया है। सैम बाहर देखता है तो बाहर केडी कार में बैठे उसे देख रहा था। सैम अपनी बीवी और बेटी को बाहर के टेबल से अंदर के टेबल पर लेकर जाता है और सैम को देखकर साफ समझ में आ रहा था वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दूसरे दिन सैम अपने ऑफिस की एक कलीग लॉरी को कुछ दिन के लिए सब खत्म करने बोलता है। दरअसल सैम का लॉरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। लॉरी को लगता है सैम अपनी बीवी की वजह से उससे दूर हो रहा है, लेकिन सैम लॉरी को उससे अलग होने की वजह नहीं बताता। शाम को सैम अपने ऑफिस से जाने अपनी कार निकाल ही रहा था तभी केडी आकर सैम की कार की चाबी निकाल लेता है। सैम पहले तो केडी को पहचानने से इनकार करता है लेकिन केडी उसे याद दिलाता है वो 15 साल जेल में सजा काट कर आ रहा है और सैम को उस जेल का नाम भी बताता है। तब सैम को याद आता है असल में सैम केडी को पहली बार देखकर ही पहचान गया था, बस वो केडी के सामने बन रहा था। सैम कहता है क्या केडी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन केडी कहता है ये तो एक छोटा सा शहर है, यहाँ अचानक मुलाकात तो आम बात है। केडी सैम को उसके कार की चाबी दे देता है और जाते हुए सैम को कहता है अब उसे पता चलेगा खोने का मतलब क्या होता है। केडी ने सैम को ये डायरेक्टली नहीं बोला था। सैम वापस आकर पूछता भी है उसने क्या बोला, लेकिन केडी बिना कुछ कहे चला जाता है। रात में सैम अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए पियानो बजा रहा था। आज शहर में कोई फेस्टिवल था इसीलिए आतिशबाजी हो रही थी। सैम और ली की बातों से हमें पता लगता है उनकी बेटी डैनी को स्कूल में गांजा पीते हुए पकड़ा गया था, लेकिन सैम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इस उम्र में ये आम बात थी और डैनी को ड्रामा क्लास में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था। फिर सैम की अपनी बीवी को देखकर ही नीयत खराब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों यामा काटा करते हैं। रात में ली की नींद खुलती है। वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ उसे घर की कंपाउंड वॉल पर केडी बैठे हुए दिखाई देता है, लेकिन उसे केडी की शक्ल साफ नहीं दिखती। ली जाकर सैम को उठाती है। सैम उसे देखते ही पहचान लेता है, लेकिन जब वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। केडी वहाँ से जा चुका था। ली सैम से केडी के बारे में पूछती है। सैम बताता है 15 साल पहले सैम उसका लॉयर था। सैम उसका केस हार गया था और उसे 15 साल की जेल हो गई थी। अब वो बस उससे नाराज है और बस उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन ली के पूछने के बाद भी सैम उसे नहीं बताता कि केडी को किस क्राइम में सजा हुई थी। सैम बस किसी मारपीट का जिक्र करता है और वो कहता है उसे याद ही नहीं क्योंकि उस बात को तो 15
15 साल बीत गए हैं। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले सैम ली को थोड़ा सतर्क रहने कहता है। फिर ऑफिस में अपने सीनियर को बताता है उसे केडी ने कहा था सैम जानेगा खोने का मतलब क्या होता है, लेकिन उसका सीनियर कहता है ये कोई धमकी नहीं है। सैम ये भी बताता है कल रात केडी उसके घर की कंपाउंड वॉल पर बैठा था, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता क्योंकि केडी ने घर में घुसने की कोशिश नहीं की थी। सैम ने कोर्ट में पिटीशन डाल दी थी कि केडी उनसे दूर रहे क्योंकि केडी पूर्व अपराधी है। उस पिटीशन की सुनवाई होने वाली थी। अब यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है। सैम बताता है 15 साल पहले सैम जब सरकारी वकील था तब केडी का केस उसके पास आया था। केडी ने एक लड़की का रेप किया था और रेप करने के बाद उसे बुरी तरह मारा था। सैम को एक रिपोर्ट मिली थी कि उस लड़की का केडी के अलावा भी और मर्दों के साथ संबंध थे। इस पॉइंट से केडी जेल से बच सकता था, लेकिन सैम ने उस रिपोर्ट को दबा दिया जिससे केडी को 15 साल की जेल हो गई। सैम का सीनियर कहता है मतलब उसने जानबूझकर केडी को जेल में भेजा, लेकिन सैम कहता है वो लड़की सिर्फ 16 साल की थी और केडी ने रेप करने के बाद उसे इतनी बुरी तरह मारा था कि उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। अगर उस समय सैम कानून के बारे में सोचता तो केडी जैसा साइको बाहर होता, फिर वो और किसी को अपना शिकार बना सकता था। सैम उससे कहता है अगर उसकी जगह उसकी खुद की बेटी होती तब भी क्या वो यही कहता। सैम का सीनियर कहता है ये बात किसी और को तो मालूम नहीं थी। सैम कहता है वो रिपोर्ट उसने किसी को नहीं बताई थी और केडी तो अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। घर में ली डैनी से बात करती है और उसे बाहर जाने से मना करती है। वही रोड पर केडी सैम से मिलता है। सैम उससे पूछता है केडी उसके पीछे क्यों पड़ा है, वो तो उसका वकील था, लेकिन केडी उसे लॉ सुनाता है और केडी बताता है जेल में उसने पढ़ना सीखा था और अब वो इतना लॉ जानता है जितना सैम मतलब एक वकील को पता है। सैम उससे सीधा पूछता है उसे कितना पैसा चाहिए उसका पीछा छोड़ने के लिए। सैम केडी को $10,000 ऑफर करता है, लेकिन केडी कहता है सैम ने उसे अगर $50,000 भी दिए तो 15 साल के हिसाब से एक दिन के $10 भी नहीं होते। केडी बताता है कैसे उसके साथ जेल के कैदियों ने कई बार गैंग रेप किया, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, उसकी बेटी को बताया उसका बाप मर चुका है, उसकी पूरी इज्जत चली गई और उसने 15 साल कैद में गुजारे। इन सब की भरपाई सैम कैसे करेगा? सैम के पास कोई जवाब नहीं था। इतनी बात करके केडी वहां से चला जाता है। सैम के ऑफिस में उसकी बीवी का कॉल आता है। सैम तुरंत घर पहुंचता है। ली बताती है अचानक उसके कुत्ते की तबीयत खराब हो गई थी। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया उसके कुत्ते को जहर दिया गया जिससे वो मर गया, लेकिन ली और उसका डॉग घर से बाहर ही नहीं गए थे। सैम केडी की पुलिस में कंप्लेन करता है। पुलिस केडी को पकड़कर उसकी चेकिंग करती है। उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे। सैम उसके सामने शीशे की दूसरी तरफ ही बैठा था, लेकिन केडी उसे देख नहीं सकता था, लेकिन केडी को पता था सैम दूसरी तरफ ही होगा। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर बताता है उन्हें केडी के घर से कुछ नहीं मिला और उसकी कार की रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल सही है। वहाँ उन्हें केडी की बैंक पासबुक मिलती है जिसमें उसके अकाउंट में $30,000 थे। ये पैसे केडी को उसकी माँ के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी के बदले मिले थे। पुलिस वाले ऐसी कोई चीज ढूंढ रहे थे जिससे वो केडी के ऊपर कोई इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल सके, लेकिन उसने अपना रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रखा था। ऑफिसर कहता है वो कम से कम केडी पर कुत्ते को मारने के इल्जाम तो लगा ही सकते हैं, लेकिन केडी को कुत्ते को जहर देते हुए किसी ने नहीं देखा था, न ही उसके घर में आने का कोई सबूत था। ऑफिसर सैम को कहता है वो लोग सिर्फ शक के बिना पर केडी को अंदर नहीं कर सकते, उन्हें केडी को छोड़ना होगा। तब केडी सैम की तरफ देखता है जैसे वो सैम को देख रहा हो और बोल रहा हो ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर सैम अपनी फैमिली को लेकर शहर में हो रही कोई परेड देखने जाता है, लेकिन सामने से उन्हें केडी देख रहा था। केडी ली को घूर रहा था जिससे सैम गुस्से में केडी के पास जाता है। केडी सैम की वाइफ पर कमेंट करता है जिससे गुस्से में सैम उसे धक्का दे देता है, लेकिन केडी लोगों के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे सैम ने उसे जानबूझकर मारा हो। केडी उल्टा सैम के ऊपर केस करने की धमकी देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां ली आती है, लेकिन केडी वहां से जा चुका था। ली ने अभी तक केडी को देखा नहीं था। अगले सीन में हम सैम की गर्लफ्रेंड लॉरी को देखते हैं। वो केडी के साथ बैठी थी। केडी उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और नशे में लॉरी केडी को अपने और सैम के रिश्ते के बारे में सब बता देती है। उसे लग रहा था सैम ने उसका फायदा उठाया है। केडी उससे बहुत अच्छे से बात करता है, इतने अच्छे से कि अगले ही सीन में वो दोनों यामाकाटा करने एक रूम में थे। केडी पहले तो लॉरी के हाथों में हथकड़ी लगाता है। लॉरी को लग रहा था ये केडी की फैंटेसी होगी, लेकिन हथकड़ी लगाते ही केडी उसका हाथ तोड़ देता है और अपने दांतों से लॉरी के गाल का एक मांस का टुकड़ा काट लेता है और उसे भी बुरी तरह मारकर उसका रेप करता है। इस सीन को सच में देखना बहुत मुश्किल था। वही घर में सैम पियानो बजाने बैठता है, लेकिन उस पियानो की काम नहीं करती। सैम देखता है पियानो की उस की का तार ही गायब था। सैम ली से पियानो के बारे में पूछता है, लेकिन तभी सैम को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। सैम हॉस्पिटल के लिए निकलता है। ली के पूछने पर सैम उसे बताता है केडी ने फिर किसी का रेप किया है। ली कहती है लेकिन सैम ने तो मारपीट का केस बताया था। सैम कहता है क्योंकि वो उन्हें डराना
नहीं चाहता था, क्योंकि वो लड़की सिर्फ 16 साल की थी और अब सैम की बेटी भी 16 साल की होने वाली है। ऑफिसर उसे बताता है शोर सुनने के बाद पड़ोसियों ने उन्हें कॉल किया और उन्होंने जाते हुए उस आदमी की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। वो गाड़ी केडी के नाम पर है, लेकिन वो लड़की केस करने तैयार नहीं हो रही। सैम रूम में जाता है और वह लॉरी को देखकर उसे एकदम झटका लगता है। पुलिस वाला बाहर चला जाता है। लॉरी सैम को बोलती है उसे लगा था सैम ने उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने कई दिन से कॉल भी नहीं किया था। तो लॉरी ने सैम को जलाने के लिए केडी से दोस्ती की थी। सैम लॉरी को बताता है केडी ने ये पहले भी किया है और आगे भी करेगा, इसीलिए सैम लॉरी को केडी पर केस करने बोलता है। लेकिन लॉरी मना कर देती है, क्योंकि वो खुद भी लॉ की फर्म में काम करती थी। उसे पता है उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कल रात उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, उसने इतनी शराब क्यों पी थी और मिलते ही वो केडी को अपने घर क्यों ले आई। और ये बात सैम तक भी आएगी, जो लॉरी नहीं चाहती, जबकि सैम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन लॉरी ने खुद कई रेप विक्टिम्स की कोर्ट में इज्जत उतरते हुए देखी थी, इसीलिए लॉरी केस करने तैयार नहीं होती। बाहर ऑफिसर सैम को केडी से खुद निपटने बोलता है, पुलिस को इन्वॉल्व किए बिना। सैम को लग रहा था केडी अब उसकी बीवी के रेप का प्लान बनाएगा, लेकिन पुलिस किसी को प्लान बनाने के लिए तो गिरफ्तार नहीं कर सकती। वो ऑफिसर इनडायरेक्टली सैम को अपनी बीवी को जरिया बनाकर केडी से निपटने बोलता है, लेकिन जाहिर सी बात थी सैम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। अब केडी का खौफ इतना बढ़ गया था कि सैम अपने घर के पूरे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। दूसरे दिन सैम क्लाउड के पास जाता है, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। सैम को इतना तो समझ में आ गया था केडी बहुत शातिर है। वो अपना काम इतनी सफाई से कर रहा है कि कानून और पुलिस उसे छू भी ना पाए। और कुत्ते को मारने और पियानो के तार के गायब होने से सैम को ये भी समझ में आ गया था कि केडी उसके घर में आता जाता रहता है, लेकिन कैसे ये उसे पता नहीं था। क्लाउड सैम और केडी का संबंध पूछता है, फिर इनडायरेक्टली सैम को अपनी बेटी का खास ख्याल रखने बोलता है, क्योंकि केडी ने पहले जिसका रेप किया था वो लड़की भी 16 साल की थी और सैम की बेटी भी 16 साल की होने वाली थी। क्लाउड केडी का एक हफ्ते तक पीछा करके उस पर नजर रखने वाला है। रात में डिनर पर ली उनकी बेटी डैनी को सैम के प्राइवेट डिटेक्टिव रखने वाली बात बताती है और सैम को भी क्लाउड पर काफी यकीन था। लेकिन तभी फोन की रिंग बजती है और तीनों डर जाते हैं। फोन क्लाउड ने किया था, वो केडी के घर के सामने ही था। क्लाउड बताता है जेल में केडी की एक कैदी से बनती नहीं थी। फिर एक दिन वो कैदी मरा हुआ मिला और उसकी जबान कटी हुई थी। कोई भी साबित नहीं कर पाया वो केडी ने किया था, लेकिन सब लोग सच जानते थे। केडी के बारे में ये जानने के बाद सैम और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था केडी कितना बड़ा साइको है और अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। फिर सैम लॉरी को कॉल करके उसका हालचाल पूछता है, क्योंकि लॉरी शहर छोड़कर जा रही थी। लेकिन सैम के पीछे ली खड़ी थी और वो सैम की बातें सुन लेती है, जिससे सैम और ली में बहस होने लगती है। डैनी उनकी लड़ाई सुन रही थी। वो अपने कमरे में जाकर टीवी चालू करके बैठ जाती है। इसका मतलब था ऐसी लड़ाई उनके बीच में पहले भी होती थी। दोनों के आर्ग्यूमेंट से हमें पता लगता है सैम के पहले भी अफेयर रह चुके हैं। एक समय दोनों अलग होने वाले थे, लेकिन सैम ने वादा किया था सैम फिर कभी ली को धोखा नहीं देगा। उनके झगड़े की आवाज डैनी के रूम में भी आ रही थी। डैनी रोते हुए फोन पर किसी से बात करती है, लेकिन सैम ली को ये कहकर मना लेता है कि केडी यही चाहता है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हो, इसीलिए उसने लॉरी को निशाना बनाया। केडी जानता था लॉरी के बारे में सुनने के बाद ली यही सोचेगी कि सैम और लॉरी के बीच में अफेयर था, इसीलिए उसने सैम को डराने लॉरी के साथ रेप किया। भाई क्या समझाया है अपनी बीवी को। क्लैप फॉर सैम। दूसरे दिन क्लाउड केडी का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में था, लेकिन क्लाउड का बिल केडी ने भर दिया था। इसका मतलब ये था केडी जानता था क्लाउड उस पर नजर रख रहा है। तब क्लाउड उठकर केडी के पास जाता है और उसे इस शहर को छोड़कर जाने के लिए धमकाता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कुछ देर बाद केडी सैम के घर के सामने जाता है। ली लेटर बॉक्स से लेटर निकाल रही थी, तब केडी ली को उसके कुत्ते का पट्टा ला कर देता है। ली ने केडी को देखा नहीं था, इसीलिए वो केडी को जानती नहीं थी, लेकिन केडी उसे इनडायरेक्टली बताता है वही केडी है, जिससे उनके बीच में बहस होने लगती है। तब केडी कहता है सैम ने उन दोनों को धोखा दिया, जिसकी वजह से वो दोनों मतलब केडी और ली ऐसे बन गए। दरअसल केडी ली के दिमाग में डालना चाहता था कि इन सब का जिम्मेदार सैम ही है। तभी वह डैनी आती है। ली उसे घर में जाने कहती है। केडी डैनी को देखता है और वहां से चला जाता है। क्लाउड सैम से मिलकर बताता है केडी को पहले से पता था उस पर नजर रखी जा रही है और क्लाउड ने जितना सोचा था केडी उससे भी ज्यादा टेढ़ा आदमी है। क्लाउड सैम को सलाह देता है ये सब खत्म करने के लिए उन्हें केडी को गुंडों से पिटवाना चाहिए, लेकिन सैम इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो एक वकील है, इसीलिए वो कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करने तैयार नहीं होता। सैम घर आता है, तब ली उसे बताती है केडी आज यहाँ आया था। रात में केडी डैनी को उसकी स्कूल का ड्रामा टीचर बन के कॉल करता है और उससे मीठी मीठी बातें करके कल
स्कूल के ऑडिटोरियम में बुलाता है। सुबह डैनी को स्कूल छोड़ने ली आती है और उसे स्कूल में थोड़ा केयरफुल रहने कहती है। डैनी स्कूल के अंदर आती है और किसी को बताए बगैर ऑडिटोरियम में चली जाती है, जहाँ पहले से केडी उसका इंतजार कर रहा था। डैनी उसके पास जाती है। केडी उसे स्मोक करने के लिए जॉइंट देता है, फिर उससे और बातें करने लगता है, जिससे डैनी को समझ में आता है वो कोई ड्रामा टीचर नहीं है। केडी भी बता देता है वो कौन है, जिससे डैनी उस पर उसकी माँ के कुत्ते को मारने का इल्जाम लगाती है। लेकिन केडी इस बात से इनकार करता है और उसे अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ भड़काता है, क्योंकि पिछली बार जब सैम और ली को पता लगा था डैनी ने जॉइंट पिया है, सैम ने डैनी को बहुत डांटा था और उसे कमरे में बंद कर दिया था, और उसके बाद सैम ने डैनी के कार चलाने पर रोक लगा दी थी। डैनी के पूछने पर कि केडी उसके डैड से नफरत क्यों करता है, केडी डैनी को उसके डैड के खिलाफ और भड़काता है कि ये सब उसके पिता की ही गलती है। फिर केडी डैनी को गले लगाने बोलता है और उसे किस करता है। उसके चेहरे पर हैवानियत साफ दिख रही थी, लेकिन 15 साल की बच्ची ये कहाँ समझ सकती थी। हाँ, आज के 15 साल के बच्चे होते तो समझ सकते थे, लेकिन 1991 में 15 साल के बच्चे नहीं समझ सकते थे। केडी डैनी को किस करके वहाँ से चला जाता है और डैनी भी वहाँ से भागती है। शाम को सैम को डैनी के पास से गांजा मिला था। सैम को पूरा शक था डैनी को ये केडी ने ही दिया होगा। सैम क्लाउड को कॉल करके सब बताता है और केडी को गुंडों से पिटवाने तैयार हो जाता है। आप सोच रहे होगे केडी ने डैनी को क्यों छोड़ दिया। दरअसल केडी सैम को ये बताना चाहता था वो जब चाहे उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं केडी किसी रेस्टोरेंट में बैठा था। वहाँ सैम आता है और सैम केडी को धमकी देता है अगर केडी उसे और उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगा तो बहुत पिटने वाला है। लेकिन इस धमकी का केडी पर कोई असर नहीं होता। केडी और सैम में कौन बेहतर है इस बात पर बहस होने लगती है। सैम खुद को बेहतर समझता है और केडी खुद को। सैम घर आता है और सारे खिड़की दरवाजे बंद करता है। फिर सैम डैनी के कमरे में जाता है, क्योंकि कल से डैनी स्कूल वापस जाने वाली थी। डैनी सैम को बताती है केडी उससे कोई रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन सैम डैनी को वार्न करता है डैनी और केडी में कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा। सैम डैनी से पूछता है केडी ने उसे कहीं छुआ तो नहीं, जिस पर डैनी मुस्कुराने लगती है। ये देखकर सैम को गुस्सा आ जाता है और सैम डैनी का मुंह दबाकर उससे पूछने लगता है, लेकिन तभी सैम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डैनी को सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम केडी को कहीं से आते हुए देखते हैं। तभी 3 लोग आकर उस पर हमला करते हैं और उसे पीटने लगते हैं। सैम दूर से ये देख रहा था। तभी केडी फाइट बैक करता है और उन तीनों के हथियार छीनकर उन्हें ही पीटने लगता है। सैम ये हैरानी से देख रहा था। सैम वहां से जाने लगता है, लेकिन सैम से कोई चीज गिर जाती है जिसकी आवाज केडी को आ जाती है। केडी उस तरफ जाता है और सैम को आवाज देता है। सैम वही छुपा हुआ था। सैम बाहर नहीं आता। केडी को पता था सैम वही है, लेकिन केडी और आगे नहीं आता। केडी थोड़ी देर बड़बड़ाता है और वहां से चला जाता है। सैम की ये चाल भी कामयाब नहीं हुई। सुबह सैम अपने ऑफिस में आता है और क्लाउड को कॉल करता है। क्लाउड और 3 गुंडों को हायर करने बोलता है, लेकिन सैम इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर सैम शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर को कॉल करता है और उससे केस लड़ने कहता है, जिससे कोर्ट केडी को सैम और उसके परिवार से दूर रहने का ऑर्डर दे दे। लेकिन तभी सैम को शॉक लगता है। वो वकील बताता है केडी ने 2 दिन पहले ही उसे हायर कर लिया है और अब वो दोनों कोर्ट में मिलेंगे। अगले सीन में हम कोर्ट हेयरिंग देखते हैं, जहाँ केडी बहुत शरीफ बनकर बैठा था और उल्टा उसने ही सैम पर केस कर दिया था और सबूत के तौर पर उसने सैम के रेस्टोरेंट में दी गई धमकी रिकॉर्ड कर ली थी। सैम अपनी सफाई में कुछ बोलने खड़ा होता है, लेकिन जज उसकी कोई बात नहीं सुनता और उल्टा सैम के खिलाफ ही फैसला सुना देता है कि सैम केडी से 500 गज की दूरी बनाए रखे। और केडी के वकील ने सैम के खिलाफ पिटीशन भी फाइल कर दी थी, जिसकी सुनवाई के बाद सैम के वकालत का लाइसेंस भी रद्द हो सकता था। आप सोच रहे होंगे सैम अपना केस खुद क्यों नहीं लड़ रहा था, दूसरे वकील को हायर क्यों कर रहा था? क्योंकि सैम एक फाइनेंशियल लॉयर था। क्रिमिनल लॉयर की प्रैक्टिस उसने केडी को जेल भेजने के बाद से ही बंद कर दी थी। सैम वहां से सीधा क्लाउड के पास जाता है और उससे गन मांगता है। क्लाउड सैम को गन देने मान जाता है और क्लाउड सैम को गन चलाना भी सिखाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लाउड सैम को गन देने से मना कर देता है, क्योंकि इससे पहले सैम ने गन चलाना तो दूर पकड़ी भी नहीं थी और केडी एक शातिर खूनी है। वो सैम से कभी भी गन छीन कर उसे ही मार सकता है। क्लाउड कहता है अगर सैम को केडी से छुटकारा पाना है तो उसे केडी को मारना ही होगा। सैम एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि सैम खुद एक वकील है और कोर्ट सैम को केडी से ज्यादा खतरनाक समझ रही थी और उस मारपीट की वजह से उसकी कुछ दिन में सुनवाई होने वाली है, जो दूसरे शहर में है, जिससे शायद उसका लॉयर का लाइसेंस भी छीन सकता है। और ये सुनवाई 2 दिन तक चलने वाली थी। तब क्लाउड को एक आइडिया आता है, अगर सैम 2 दिन तक घर में नहीं रहा तो केडी जरूर उसके घर में घुसने की कोशिश करेगा और तब कानूनन वो केडी को मार सकते हैं। लेकिन इससे पहले केडी को यकीन होना चाहिए कि सैम घर पर नहीं है। सैम को यह आइडिया
ठीक लगता है। फिर हम देखते हैं सैम अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट के लिए निकलता है और केडी उनका पीछा कर रहा था। केडी ने एयरपोर्ट पर भी उन पर नजर रखी हुई थी। सैम अपनी बीवी और बेटी से मिलता है और फ्लाइट के लिए निकल जाता है। फिर केडी रिसेप्शनिस्ट से सैम के बारे में पूछता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताती, लेकिन केडी खुद को सैम का क्लाइंट बताता है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस की बात करता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट इमोशनल होकर केडी को बताती है सैम परसों वापस आने वाला है। वही दूसरी तरफ हम डैनी और ली को घर वापस आते हुए देखते हैं और सैम भी कार में ही छुपा हुआ था। गैरेज के रास्ते सैम घर में आता है। घर में क्लाउड भी था। यहाँ डैनी केडी की तरफदारी करती है। उसे लगता है कुत्ते को केडी ने नहीं किसी और ने मारा है। डैनी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। ली बताती है डैनी बहुत नर्म दिल की है, वो किसी कीड़े को भी नहीं मारती, मतलब डैनी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर क्लाउड खिड़की से लेकर चेयर तक एक तार बांधता है, जिससे खिड़की खुलने पर उसे पता चल जाएगा। फिर क्लाउड गन लेकर केडी के आने का इंतजार करते हुए बैठ जाता है। सैम और ली भी सो नहीं पाते और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह डैनी की स्पेनिश टीचर आती है। डैनी उससे बात कर ही रही थी, तभी डैनी को बाहर एक बॉक्स के नीचे एक इरोटिक नॉवेल मिलती है, जिसके बारे में केडी ने डैनी से बात की थी और बेवकूफ डैनी चुपके से उस नॉवेल को अपने पास रख लेती है। इसका मतलब ये था केडी कल रात आया था और किसी को पता भी नहीं चला। अगर डैनी किताब वाली बात सबको बता देती तो सब और ज्यादा सतर्क हो जाते। खैर, फिर से रात होती है। सैम और क्लाउड आपस में बात करते हैं। सैम को किसी की जान लेना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन क्लाउड के हिसाब से सैम के पास और कोई रास्ता नहीं था। दरअसल सैम डरा हुआ था। रात में डैनी की टीचर भी घर में रुक जाती है, क्योंकि जब भी सैम घर पर नहीं होता वो हमेशा रात में यही रुकती थी। फिर आधी रात होती है और कोई भी सोया नहीं था। क्लाउड गन के साथ केडी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी क्लाउड को खिड़की से बंधा तार हिलते हुए दिखता है। क्लाउड धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है, लेकिन खिड़की हवा से हिल रही थी। क्लाउड खिड़की को अच्छे से बंद करता है। वही सैम की आंख लग गई थी और वो अचानक नींद से उठता है। तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है। सैम ली को बताता है उसे समझ में आ गया कि केडी ने घर में आए बिना उनके कुत्ते को जहर कैसे दिया। सैम ली को बताता है केडी कभी घर में घुसा ही नहीं था, बल्कि हमेशा से वो घर के अंदर ही था। नीचे क्लाउड सब चेक करने के बाद किचन में आता है। किचन में डैनी की टीचर थी। क्लाउड उससे बात करते हुए टेबल पर बैठ जाता है, लेकिन अचानक वो टीचर तार से क्लाउड का गला घोटने लगती है, क्योंकि टीचर के कपड़ों में केडी था। क्लाउड गन से केडी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन केडी उसी गन से क्लाउड का सिर उड़ा देता है। गन शॉट की आवाज पूरे घर में गूंज गई थी। सैम और ली अपने कमरे से बाहर आते हैं। डैनी भी आती है। सैम डैनी को अपने कमरे में वापस जाने बोलता है और धीरे धीरे नीचे जाता है। वही ली को खिड़की से केडी बाहर भागते हुए दिखाई देता है। ली किचन में आती है और वहां का नजारा देखकर वो सब शॉक में थे। तभी वह डैनी भी आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे वहां उसकी टीचर की भी लाश दिखाई देती है। उसे गला घोटकर मारा गया था। सैम क्लाउड की लाश के पास जाता है। क्लाउड के गले में उसके पियानो का मिसिंग तार था। इसका मतलब सैम का अंदाजा बिल्कुल सही था। केडी हमेशा से उनके घर के अंदर ही था। सैम एकदम गुस्से में क्लाउड की गन लेकर केडी को मारने बाहर जाने लगता है, लेकिन ली और डैनी उसे रोक लेते हैं। सुबह होते ही तीनों भी कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में रुककर वो खाने पीने का सामान लेते हैं। वही एक टेलीफोन बूथ से सैम पुलिस ऑफिसर से बात करता है कि जब तक वो केडी को पकड़ नहीं लेते वो वापस नहीं आएंगे। फिर सभी वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन केडी उनके कार के नीचे ही लटका हुआ था। वो तीनों एक नदी में अपने बोट हाउस में आते हैं। उनके बोट में आते ही केडी कार के नीचे से निकलता है। वो किसी बेल्ट के सहारे कार के नीचे लटका हुआ था। उसे निकलते हुए एक औरत देखती है। फिर केडी बाथरूम में जाकर अपना हुलिया सुधारता है। सैम बोट लेकर नदी में निकल जाता है और केडी भी एक छोटी नाव किराए से लेता है। फिर सैम नाव किनारे से काफी दूर लेकर आता है और नदी में लंगर डालकर नाव स्टेबल करता है। फिर तीनों डिनर करते हैं। उन्होंने अपने साथ हफ्ते भर का खाने पीने का सामान ले लिया था। फिर अचानक वहाँ तूफान आता है और बारिश होने लगती है, जिससे नाव हिलने लगती है। सैम लंगर देखने बाहर जाता है। अंदर से ली और डैनी सैम को आवाज देते हैं। सैम उनका रिप्लाई करता है। तभी केडी सैम को पकड़ लेता है और उसे चोक करके बेहोश कर देता है और उसके हाथ बांधकर वही रख देता है। फिर केडी नाव के अंदर आता है और केडी और ली उसे देखकर डर जाते हैं और केडी के पास सैम की गन भी थी। केडी डैनी से बात करता है। दरअसल केडी दोनों को डरा रहा था। तभी डैनी गैस पर रखा गर्म पानी केडी पर फेंकती है, मगर उससे केडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। केडी डैनी को एक अलमारी में बंद कर देता है और ली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वही अलमारी में डैनी को कोई जलने वाले केमिकल की बोतल मिलती है।
डैनी उसे अपने पास छुपा लेती है। वही केडी ली के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ली के हाथ में केडी के जेब की गन आती है। जैसे ही ली गन पकड़ने वाली थी, केडी उठ जाता है क्योंकि उसके प्लान में ली के साथ रेप करना नहीं था। केडी ली को बाहर लेकर आता है और वहां के एक पोल में ली को हथकड़ी से लगा देता है। फिर सैम को अंदर लेकर आता है। फिर डैनी को अलमारी से निकालता है और उसे टेबल पर बैठा देता है। सैम केडी को बोलता है दुश्मनी उन दोनों के बीच में है, वो उसकी बेटी और बीवी को छोड़ दे। लेकिन केडी कहाँ मानने वाला था, वो सैम को मारने लगता है। तब ली केडी से हमदर्दी जताने लगती है उसके 15 साल जेल में रहने के लिए और बोलती है केडी को जो भी करना है वो उसके साथ करे। केडी को ली की बातें पसंद आती है और वो अपनी सिगार निकालता है और जैसे ही लाइटर जलाता है, डैनी उसके ऊपर वही केमिकल फेंकती है जिससे केडी में आग लग जाती है और केडी बाहर भागता है और नदी में कूद जाता है। अब नाव नदी के बहाव में बह रही थी। सैम जाकर नाव संभालता है लेकिन केडी लंगर की कटी हुई रस्सी को पकड़ लेता है। सैम की नजर उस रस्सी पर पड़ती है और सैम रस्सी देखने जाता है, लेकिन तभी केडी पीछे से आकर सैम को गन पॉइंट पर ले लेता है। उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। केडी सैम को अंदर लेकर आता है। सैम उसे बोलता भी है आगे नदी में बहुत खतरा है, किसी को नाव संभालनी होगी, लेकिन केडी को कोई परवाह नहीं थी। केडी सैम को मारते हुए पूछता है सैम को उस लड़की के पुराने शारीरिक संबंध के बारे में पता था या नहीं। पहले तो सैम कहता है उसे याद नहीं, जिससे केडी सैम को और मारने लगता है, जिससे डैनी और ली चिल्लाने लगती है। तब सैम बताता है उसे उस लड़की के संबंध के बारे में मालूम था। उसके केडी के अलावा और 3 बॉयफ्रेंड थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि केडी को उससे रेप करने का अधिकार मिल गया था। केडी सैम को और मारने लगता है क्योंकि सैम उसका वकील था। सैम को उसे बचाना चाहिए था। केडी गन पॉइंट पर डैनी और ली को कपड़े उतारने बोलता है और सैम का हाथ हथकड़ी से बांधने पोल के पास लेकर आता है, लेकिन तभी नदी के तेज बहाव से नाव में झटका लगता है जिससे केडी दूर जा गिरता है और वो हथकड़ी वही पोल में रह जाती है। तीनों एक दूसरे को संभालते हैं। सैम डैनी और ली को बाहर लेकर आता है और दोनों नदी में कूद जाते हैं, लेकिन जैसे ही सैम कूदने वाला था, केडी सैम का पैर पकड़ लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। अब उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है, लेकिन इस बार सैम केडी पर भारी पड़ रहा था, मगर नाव बहुत ज्यादा हिल रही थी जिससे दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। केडी के हाथ में गन आ जाती है और वो सैम को ढूंढने लगता है, लेकिन सैम चुपके से उसके पैरों के पास आकर केडी का पैर उसी हथकड़ी में फंसा देता है। केडी सैम के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन सैम बच जाता है। तभी नाव एक नुकीली चट्टान से टकरा जाती है और बुरी तरह टूटने लगती है। कुछ समझ नहीं आता अंदर क्या हो रहा है, लेकिन सैम पानी में कूद जाता है और वो नाव पूरी तरह टूट जाती है। सैम की आंखें खुलती है तो वो किनारे पर था और नाव के मलबे के साथ केडी भी वही था, लेकिन उसका पैर अभी भी हथकड़ी में फंसा हुआ था। अब सैम केडी को पत्थर से मारने लगता है, लेकिन केडी पागलों की तरह हंस रहा था। केडी भी जवाब में सैम को पत्थर से मारता है। तब सैम एक बड़ा पत्थर उठाकर केडी का सिर कुचलने जाता है, लेकिन तभी नदी का बहाव केडी को खींचकर नदी के बीच में लेकर आता है। केडी डूबने लगता है और पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है और आखिरी बात सैम और केडी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और केडी नदी में डूब जाता है। सैम अपने हाथों में लगे खून को साफ करता है। वही दूसरी तरफ ली किनारे पर उठती है और वहाँ डैनी भी आती है। दोनों माँ बेटी ठीक थे। थोड़ी देर बाद वहाँ सैम आता है और पूरी फैमिली मिलती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मुझे इस मूवी की रेटिंग कम क्यों लगी। दरअसल ये मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो थी ही, मगर ये मूवी हम ऑडियंस के साथ भी साइकोलॉजिकल गेम खेलती है। शायद आप लोगों ने ध्यान न दिया हो, लेकिन डायरेक्टर ने इस मूवी के जरिए हमें दुनिया की कूटनीतियों के बारे में बताने की कोशिश की है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। सबसे पहले आती है लोगों की घटिया और एक तरफा सोच। जैसे केडी को लगता था उसने जो पहला रेप किया था उसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि उस लड़की के एक से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध थे। ऐसे लोग सोचते हैं ये लड़कियां उनके लिए अवेलेबल है और उन्होंने ऐसी लड़कियों के साथ रेप कर भी दिया तो कुछ गलत नहीं है। वही हम दूसरी तरफ जब सुनते हैं किसी लड़के की एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड है तो हम उसे स्टर्ट कहते हैं। वही दूसरी तरफ लड़की हो तो हम उसे स्लट कहते हैं। आप सब सोचिए, जब हमें पता लगा था केडी ने जिस लड़की का रेप किया था उसके एक से ज्यादा लड़कों के साथ संबंध थे, तो आप लोगों को केडी के लिए थोड़ी तो हमदर्दी आई होगी और उस लड़की पर थोड़ा तो गुस्सा आया होगा कि कैसी लड़की थी। लेकिन जब हमें पता चला सैम की शादी होने के बाद भी उसके कई दूसरी लड़कियों के साथ संबंध थे, तो क्या वैसी ही फीलिंग जैसी उस लड़की के लिए आपको आई थी क्या सैम के लिए आई कि कैसा आदमी है? कई लोगों का ये भी तर्क होता है कि ऐसी सोच या इस तरह के रेप कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन डायरेक्टर ने इसका भी बहुत बढ़िया जवाब दिया है। केडी ने जब रेप किया था तब तो वो अनपढ़ ही था, लेकिन जेल में तो वो एजुकेटेड हो गया था, वो भी एक वकील के लेवल का। फिर भी उसने रेप किया, एक 15 साल की बच्ची को मोलेस्ट करने की कोशिश की और 2 खून किए। इसका मतलब ये है रेप और
क्राइम का एजुकेशन से ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ थोड़ा है, लेकिन ज्यादा लेना देना नहीं है। ये मैं पर्सनली सोचता हूँ, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। अगला टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और इसका जवाब भी थोड़ा ट्रिकी है। अगला पॉइंट है लॉ, मतलब कानून। डायरेक्टर ने हमें बताने की कोशिश की कि रेप का कानून इस तरह बनाया गया है कि कई रेप केसेस तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते, क्योंकि उसमें लड़कियों की और ज्यादा इज्जत उछाली जाती है। ये डायरेक्टर ने हमें समझाया लॉरी के पॉइंट से। लॉरी जबकि एक लॉ फर्म में काम करती थी, फिर भी उसने खुद के रेप के लिए केस नहीं किया, क्योंकि इससे सामने वाला वकील उसे ही बदजलन साबित कर सकता है। तो सोचिए आम लड़कियों के साथ क्या होता होगा। अब ये ट्रिकी ऐसा है, अगर से अपने देश की बात की जाए तो हमारे देश में 40% रेप केसेस फर्जी होते हैं, जिसमें लड़कियां जानबूझकर लड़कों को फंसाती है। अब सोचिए क्रॉस एग्जामिनेशन ना किया जाए तो हो सकता है कि बेगुनाह लड़का फंस जाए, और ऐसा कई बार हुआ भी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दिल्ली का वो केस देखिए जिसमें एक बेचारे लड़के को एक लड़की ने फंसा दिया और वो लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन यही चीज कोई असली रेप विक्टिम होती है तो उसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा हॉरिबल होता है। कई रेप विक्टिम्स का तो ये भी कहना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन उनके लिए रेप से भी ज्यादा हॉरिबल था। इसी से एक और पॉइंट और निकलता है, लॉ के लूप होल्स। कई बार ऐसा होता है क्रिमिनल कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करके बेकसूर को ही फंसा देते हैं और असली क्रिमिनल बाहर घूमते रहता है। ये डायरेक्टर ने हमें केडी और सैम के कोर्ट ट्रायल से समझाने की कोशिश की है। अगला पॉइंट है पति पत्नी के झगड़े जिसमें बच्चे पीसते हैं। जैसे जब सैम और ली में झगड़ा हो रहा था, डैनी सरप्राइज नहीं थी क्योंकि ये पहले भी हुआ था और दोनों अपने काम में इतने बिजी थे कि उन्होंने कभी डैनी से खुल के बात भी नहीं की थी। इसीलिए बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं। जैसे डैनी केडी के देने पर गांजा पीने लगी थी, एरोटिक नॉवेल पढ़ने लगी थी जो कि उसके उम्र के हिसाब से ठीक नहीं था, और उसके पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। और एक समय डैनी केडी के बातों में आकर अपने ही पेरेंट्स को गलत समझ रही थी। अगला पॉइंट है चाइल्ड अब्यूज। ये हमें समझ में आता है जब डैनी सैम को केडी के बारे में बताती है तो केडी उसे समझाने के बजाय उसके ऊपर हाथ उठाता है। और ये बात आप लोग तो जानते ही होंगे, बच्चों को अगर पीट कर कोई बात मना की जाए तो बच्चे वही काम करते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया गया था। इसलिए डैनी और केडी की तरफ जा रही थी क्योंकि सैम ने उसे ठीक से समझाया ही नहीं था। अगला पॉइंट है अपने पार्टनर से चीटिंग का, लेकिन मैं इस पर कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अगर कोई अपने पार्टनर पर चीट कर रहा है जैसे सैम कर रहा था तो ये उनकी फैमिली का डिसीजन होता है कि वो इस मुद्दे को कैसे हैंडल करते हैं। हम तब तक उनके बीच में नहीं बोल सकते जब तक वो हमें खुद बोलने को ना कहे, क्योंकि एट द एंड हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं। और ये मेरा आखिरी पॉइंट है। वैसे मैं इस मूवी की बातें करने बैठा तो वीडियो मूवी से भी लंबी बन जाएगी। तो आखिरी सवाल, क्या सैम सही था केडी को जेल भेजकर? क्योंकि वो केडी को बचा सकता था, क्योंकि सैम भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो अपनी वाइफ से चीट करता था, उसने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया, अपने क्लाइंट को धोखा दिया। वेल, इसका जवाब है सैम ने केडी को जेल भेजकर बिल्कुल सही किया। इंसानियत के नजरिए से एज एन प्रोफेशनल लॉयर उसने गलत किया था, लेकिन मेरा मानना है रूल्स और रेगुलेशन इंसानों के लिए बनाए गए हैं। इंसान रूल्स और रेगुलेशन के लिए नहीं बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कानून को माने ही ना, क्योंकि अगर हम लॉ को नहीं मानेंगे तो हम में और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मूवी और मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही और अमेजिंग मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।